हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज इस सेशन में फिर से हम आपके लिए यूपीएससी सीसैट कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस का 25th पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले सीरीज में हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज कवर किए हैं, सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस कवर किए हैं इसी सीरीज में, और अभी हम प्रैक्टिस पैसेजेस कर रहे हैं जिसमें हम रैंडम पैसेजेस आपके लिए लेके आए हैं। तो गाइज ये आई थिंक ये लास्ट वीक है जब हम आपको प्रैक्टिस पैसेज दे रहे हैं। आई थिंक नेक्स्ट 2 हफ्ते बाद आपके एग्जाम ही है, तो आई थिंक इन सेशंस ने आपकी हेल्प ज़रूर की होगी। तो डू लेट अस नो अबाउट योर एक्सपीरियंस विद दीज सेशंस एंड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो चलो गाइज आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो हमने आपके लिए लॉन्च की है। सो लेट मी शो दिस टू यू गाइज। अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाते हैं, जो एड्रेस है www.edutab.co.in, तो आपको यहाँ पे हमारे ब्लॉग्स मिलते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये आपका लैंडिंग पेज है। इसमें जब ये टॉप पे आप फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो ये आप ब्लॉग देख रहे हो, तो आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आके जब कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो यूपीएससी सीसैट में जाओगे, तो ये सारे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। ये देखिए आप, इस सीसैट टफ बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग, विल सीसैट बी रिमूव फ्रॉम यूपीएससी, मार्किंग स्कीम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पीवाईक्यू, सीसैट बेस्ट बुक्स, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ये सारे ब्लॉग्स आपको मिलते हैं। अब इसमें आपको दिखाता हूँ खोल के अब अंदर क्या होता है इनके। जैसा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हो तो आपको यहाँ पे सब कुछ पैटर्न बताया गया है, पीवाईक्यू एनालिसिस दिया गया है, सिलेबस है, और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो गाइस, आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको 23, 22, 21, 2020, 2019 सबका आपको पेपर अलॉन्ग विद आंसर की आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपका पूरा एग्जाम पैटर्न, क्या ब्रेकअप होता है, क्या आपकी सिलेबस है, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स का किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब हमने आपको ब्रेकअप करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो यू कैन लुक इनटू दिस एंड यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। इससे आपको ट्रेंड पता चलेगा कि किस सालों में कितने, किस सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चन आते थे, और आपको अगले साल में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। कि लास्ट आप 2-3 सालों के, 3-4 सालों का ब्रेकअप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैथ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश में रफली इन बिटवीन 25 to 30 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ये सभी ईयर्स में आप देखने को मिलेगा आपको, तो आप इससे एनालिसिस कर पाओगे अपने एग्जाम का। फिर किस पेपर में किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन बने हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये ज़रूर ब्लॉग्स पढ़िएगा, ये बहुत हेल्प करेंगे आपके आपके प्रिपरेशन में और आपकी इस जर्नी में। सो गो चेक आउट द ब्लॉग्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। चलो गाइज, तो वापस आते हैं अपने सेशन पे और शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस पैसेज। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिछले सेशन में लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क पैसेज दिया था। पहले मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों ने आंसर दिया और बहुत बच्चे पूछ भी रहे थे से इसका सही आंसर क्या होगा। तो लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस। तो उसने पहले पूछा था हमसे क्रिटिकल मैसेज क्या है इस पैसेज में। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए गाइस। मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्थ in terms of the consequences of unattended heaps of garbage which become home for flies and other vermin। के लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का और हेल्थ का जो को रिलेशन है वो नहीं समझते, क्योंकि जो आपका कूड़ा करकट है उसी में ही आपको मक्खियाँ मच्छर मिलना वहीं से शुरू होता है और वहीं से ही आपके हेल्थ पे आपकी बीमारियां फैलना शुरू होती हैं। However, there is another aspect that is not well understood, that is what happens when unscientific solid waste management combines with poor drainage and dumping of untreated sewage into drains which are meant to carry storm water during drains। और वो क्या कह रहे हैं कि एक और चीज़ है जो हमें समझ नहीं आती, कि जो हम कूड़ा जो हम ये नालियों में फेंक देते हैं, और वहाँ जब नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं और फिर जब जो बारिश का पानी वहाँ से निकलना होता है, जब वहाँ पे रुक जाता है, उससे भी आपको बहुत हेल्थ के इश्यूज होते हैं। क्योंकि पानी अगर खड़ा हो जाएगा तो फिर मलेरिया मच्छर ये सब होता है। द रिजल्ट इज चोक ड्रेन्स विच आर फुल ऑफ स्टैगनेंट वाटर ब्रीडिंग मस्कीटोज। जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि पानी अगर खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा, तो फिर वाटर ब्रीडिंग मस्कीटोज आ जाएंगे, और फिर वाटर बॉर्न डिजीजेज जो बड़ी बड़ी हर साल आपको देखने को मिलती हैं इंडिया में, ठीक है, डायरिया, हैजा और ये सब आपको, मतलब मलेरिया, ये सारी भी डिजीजेज आपको ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन की वजह से भी आपको झेलनी पड़ती हैं। तो उसने क्या मैसेज दिया, इन इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेट फॉर सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर। के सीवेज वाटर का स्टॉर्म वाटर का नेटवर्क अलग अलग नहीं है। ये मैसेज दे रहा है वो नहीं, वो तो कह रहा है हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कूड़ा ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, और अनट्रीटेड प्लांट को हमें वेस्टेज प्लांट को हमें सही से मैनेज करना चाहिए। Second, urban local bodies do not have enough resources and legislative authority to deal with the problems of waste management. No, I don't think so. It's about legislative authority. It's about making sure कि वो
कूड़ा सही से ट्रीट हो। थर्ड, solid waste management should be integrated with the maintenance of drainage and sewage networks. And fourth, bad management of solid waste and sewage systems by our municipalities is the reason for drinking water shortages in the city. Drinking water shortages की बात ही नहीं हो रही यार। तो हम तीन ऑप्शन को सही से एलिमिनेट कर सकते थे, एंड योर राइट आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी, कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ड्रेनेज और सीवेज नेटवर्क्स की मेंटेनेंस के साथ ही उसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। अदरवाइज वो अलग अलग अगर रहेगा तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उसकी, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर। चलो गाइस, तो आज कुछ नए पैसेजेस डिस्कस करेंगे तो होगी बहुत इंटरेस्टिंग, और आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जिसका आंसर आपने मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलो गाइस, पहला पैसेज था, हमें उसने तीन अजम्पशन दिया और हमें बताना है कि यहाँ पे सही और गलत कौन सा है इसमें से। चलो पढ़ते हैं पहले। In India, authorities always look to store the maximum amount of water in reservoirs during the monsoon season, which is then used for irrigation and generation of electricity during the summer months. वो कह रहे हैं इंडिया में क्या करते हैं अथॉरिटीज, मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वो रिजर्वॉयर्स में जहाँ पे पानी स्टोर किए जाते हैं, जैसे डैम हो गया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी वो मानसून सीजन में स्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि वो बाद में उसको इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए समर मंथ्स में उस पानी को यूज़ कर पाए। इट इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट द वाटर लेवल ऑफ अ रिजर्वॉयर शुड बी केप्ट बिलो अ सर्टेन लेवल बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून सीजन। की इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले एक सर्टेन लेवल से नीचे रखना चाहिए पानी आपको, ताकि जब बारिश आए, पानी आए तो उसके लिए जगह हो, सो दैट व्हेन मानसून रेन्स कम देयर इज स्पेस टू स्टोर द एक्सेस रेन वाटर। सही बात है, जो एक्सेस रेन वाटर उसको स्टोर करने की जगह भी होनी चाहिए डैम्स में, एंड ऑल्सो सो दैट वाटर कैन बी रिलीज इन ए रेगुलेटेड मैनर, और ताकि पानी को भी एक रेगुलेटेड मैनर में छोड़ा जा सके। ये नहीं कि ज़्यादा होगा तो छोड़ दो, या बारिश आई तो छोड़ दो, नहीं तो नहीं छोड़ो, ऐसा नहीं, उसको तरीके से मतलब रेगुलेट करके छोड़ना चाहिए। और इसीलिए ये प्रैक्टिस है कि आपको मानसून से पहले डैम्स का पानी थोड़ा कम रखना चाहिए। बट द अथॉरिटी स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन रिजर्वॉयर्स इवन बिफोर द क्लोज ऑफ द मानसून। के मानसून शुरू होने से, नज़दीक आने से पहले भी मैक्सिमम अमाउंट रखते हैं पानी का हमारे इंडिया में, ओनली टू इंश्योर ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इरिगेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए और इरिगेशन हो पाए। तो उसने क्या assumption दिया गाइस, high risks are involved in holding maximum water in reservoirs are due to over dependence on hydro power projects। कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे ओवर डिपेंडेंस होने से ही बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं। ठीक है, अब हाई रिस्क हो जाना मतलब ओवर डिपेंडेंस ऑन हाइड्रो पावर के ऊपर, देखो ये एक जनरलाइज्ड बात है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि हमारी ओवर डिपेंडेंस हाइड्रो पावर के ऊपर है, इसी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पानी रखना पड़ता है। तो हाई रिस्क इन्वॉल्व इन होल्डिंग मैक्सिमम वाटर इन रिजर्वोयर्स आर ड्यू टू आर ओवर डिपेंडेंस ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। उसने बोला भी है ताकि हम देखो ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमें ये क्या करना पड़ता है, हमें इनको मैक्सिमम पानी हमें रखना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उससे जनरेट हो पाए। चलो इसको मानते हैं, अभी देख के चलते, पहले बाकी दोनों देखते हैं एक बार ऑप्शन। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम शुड नॉट बी फुल्ली यूज बिफोर और ड्यूरिंग मानसून सीजन, ये तो उसने कहा है, बिल्कुल सही बात है। रोल ऑफ डैम्स इन फ्लड कंट्रोल इज अंडर एस्टिमेटेड इन इंडिया, कि डैम्स का जो रोल है फ्लड कंट्रोल में उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे तो उसी से ही आप डैम को, रोल ऑफ डैम्स इन फ्लड कंट्रोल इज अंडर एस्टिमेटेड, कि फ्लड को कंट्रोल, अगर पानी उसमें जगह अगर लेवल कम रखा जाए तो फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, और वो चीज़ नहीं समझते इंडिया वाले। तो ये भी सही था, एंड ऑप्शन 1 भी मेरे को ठीक लग रहा है कि ड्यू टू हम क्यों रखते हैं ज़्यादा पानी, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस है, ओवर डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर। तो आई थिंक ऑल द 3 assumptions वर एब्सोल्युटली करेक्ट, सो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंसेस सही हैं या गलत हैं। तो एक बार पैसेज पढ़ेंगे पहले। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया वाज शेप्ड लार्जली बाय द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट देन बाय द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द पीपल और बाय द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो 91 में शुरू हुए थे, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वो क्या कह रहा है कि इट वाज लार्जली शेप्ड बाय द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से किए गए थे, ना कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द पीपल के लिए या फिर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को देख के, वो देख के नहीं बनाए गए थे।
वो किस लिए बनाया गया था, ताकि गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। दस देयर वर लिमिटेशंस इन कंसेप्शन एंड डिज़ाइन विच हैव बीन सब्सिक्वेंटली वैलिडेटेड बाय एक्सपीरियंस, और इसीलिए उसमें बहुत कमियां थी, उसके कंसेप्शन में भी और उसके डिज़ाइन में भी, और जो बाद में हमें देखने को मिली भी, एनपीएस वगैरह काफ़ी हुए थे। जॉबलेस ग्रोथ, ये देखो, एक तो ये चीज़ हमें देखने को मिली, जॉबलेस ग्रोथ, परसिस्टेंट पॉवर्टी हमें देखने को मिली, राइजिंग इनइक्वालिटी हमें देखने को मिली, हैव माउंटेड एज प्रॉब्लम सिंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगैन। तब से जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, जब से लिबरलाइजेशन हुई है, परसिस्टेंट पॉवर्टी है, और राइजिंग इनइक्वालिटी भी देश में देखने को मिली है और बढ़ती रही है। एंड ऑल दीज ईयर्स लेटर 4 क्वाइट क्राइसिस कन्फ्रंट द इकोनॉमी, और इतने सालों बाद 4 हमारे सामने बड़े बड़े अब खतरे खड़े हैं। क्या है? एग्रीकल्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन एज कंस्ट्रेंट्स ऑन द कंट्रीज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, के कंट्री के फ्यूचर के लिए एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एजुकेशन, ये 4 बहुत बड़े अब क्राइसिस खड़े हो चुके हैं देश के सामने। These problems must be resolved if economic growth has to be sustained and transformed into meaningful development, कि ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है, और मीनिंगफुल डेवलपमेंट अगर इसको देनी है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें मतलब सॉल्व करनी पड़ेंगी। So what are the inferences? It is essential to rethink and redefine the economic role of the state in the quest for development. के इकोनॉमिक रोल जो है गवर्नमेंट का वो रीडिफाइन और रीथिंक करना ज़रूरी है, ताकि डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाया जा सके। एंड सेकंड, इंडिया हैज़ नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज इन सोशल सेक्टर्स नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स इन देम, कि ना तो वो सही तरह से कंसीव हुए, ना डिज़ाइन हुए, तो इम्प्लीमेंटेशन भी सही नहीं हुआ पॉलिसीज़ का, और सोशल सेक्टर्स में जो कि है एजुकेशन आपका, और एंड वी हैव नॉट नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स इनटू देम, तो उनका डिज़ाइन भी सही नहीं रहा है और सही इन्वेस्टमेंट भी उसमें नहीं की गई है। देखो, ऑप्शन 1 तो डेफिनेटली थिंक था, सही था, कि भाई गवर्नमेंट को ये रीथिंक करना पड़ेगा अपना डेवलपमेंट का जो रोल है उनका, तो मतलब इकोनॉमिक रोल जो है गवर्नमेंट का टू लुक फॉर डेवलपमेंट, वी हैव टू रीथिंक दैट। उसने बोला ये, वी हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, एंड इंडिया हैज़ नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज इन सोशल सेक्टर्स, ये तो ठीक बात है, नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स इन देम, कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी सही नहीं की है कंसेप्शन में और डिज़ाइन में, दोनों में ही कमियां हुई है। जॉबलेस ग्रोथ हुई है, पॉवर्टी बढ़ी है, राइजिंग इनइक्वालिटी हुई है, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब से हुआ है, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, 4 खतरे खड़े हो गए, और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर हमें डेवलपमेंट को सस्टेन करना है तो ऑप्शन 1 तो डेफिनेटली करेक्ट था। सेकंड ऑप्शन में थोड़ा ये है कि इंडिया हैज़ नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज इन सोशल सेक्टर, ये तो हमें पता है, एंड नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स इन देम, ये वाली चीज़ पे मैं देख रहा था कि भाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात कही है कहीं पे, कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी सही नहीं की है। सो देयर वर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन दिया, तो उन्होंने सही कंसीव भी नहीं किया, सही डिज़ाइन भी किया ना, तो दोनों ही आई थिंक ठीक बनते हैं यहाँ पे। सो आई थिंक बोथ द इन्फ्लुएंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कि ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही था, ऑप्शन 2 में उसने बोला भी है कि सही ना तो कंसीव किया उसको, ना कंसेप्शन ठीक हुआ, ना डिज़ाइन ठीक था उसका, तो दोनों में ही कमियाँ थी, तो दोनों ही दोनों ही इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे बिल्कुल वैलिडेट होते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, अब उसने पूछा कि क्रिटिकल मैसेज क्या दिया है उसने पैसेज में, वो पढ़ते हैं गाइज। Spanish ships in the late 16th century first brought the potato tuber from South America to Europe, whereby in the 19th century it had become a reliable backup to cereal crops, particularly in the cold, rain-soaked soils of Ireland. उसने बोला कि पहली बार 16th सेंचुरी में पोटैटो की जो एक किस्म थी उसको साउथ अमेरिका से यूरोप लाया गया, और लगभग 19th सेंचुरी होते होते ये एक रिलायबल बैकअप टू सीरियल क्रॉप्स बन चुका था पोटैटो ट्यूबर जो था, पर्टिकुलरली इन द कोल्ड रेन सोक्ड सॉइल्स ऑफ आयरलैंड जो बिल्कुल लंदन के पास है, वहाँ बहुत बारिश होती है, गीला रहता है काफ़ी, तो उसमें एक सीरियल क्रॉप्स का बैकअप बन गया था पोटैटो ट्यूबर। द आयरिश वर सून ऑलमोस्ट होलली डिपेंडेंट ऑन द पोटैटो एज देयर स्टेपल फूड, और जल्दी ही क्या हुआ, जो आयरिश लोग थे वो फुल्ली डिपेंडेंट हो गए पोटैटो के ऊपर, उनकी जो स्टेपल फूड था वो पोटैटो बन गया। एंड दे वर प्लांटिंग प्राइमरली वन प्रोडिजियस वेराइटी, द लंपर्ट पोटैटो, और वो एक ही वेराइटी को, जो बहुत ही अच्छी वेराइटी थी उस टाइम के हिसाब से, लंपर पोटैटो, उसी को उगाते थे वो, हुज जेनेटिक फ्रेलिटी वुड बी क्रूली एक्सपोज्ड बाय द फंगस फाइटोप्थरा
इन्फेस्टेंट्स। तो क्या हुआ, वो एक ही वैरायटी उगाते थे जिसका नाम था पोटैटो लंपर। और बाद में जब पता चला कि उसकी जो जेनेटिकली वो कितना वीक है वो पता चला जब उसमें एक फंगस लग गया जिसका नाम था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इन 1845 में क्या हुआ, स्पोर्स ऑफ द डेडली फंगस बिगैन स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री डिस्ट्रॉइंग नियरली ऑल द लंपर्स इन इट्स पाथ। और 1845 में क्या हुआ कि वो फंगस के स्पोर्स उगना शुरू हो गए पूरे देश में, और सारा पूरा का पूरा जो फसल थी पोटैटो के लंपर की वो खत्म हो गई ड्यू टू द डेडली फंगस जो ये था अपना फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंट्स थे। द रिजल्टिंग इन फेमिन किल्ड और डिस्प्लेस्ड मिलियंस। और इससे जो भुखमरी आई, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी क्रॉप को अब यूज़ कर लिया, मतलब उगा लिया, ठीक है, अपने वहाँ पे जो बेसिकली उनकी जो स्टेपल फूड थी, उनकी जो सीरियल क्रॉप्स थी, उसको रिप्लेस कर दिया पोटैटो ट्यूबर ने, और वो एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट हो गए। और बाद में क्या हुआ, जब पता चला कि उसमें फंगस लग गया तो ऐसा हुआ कि भाई वो पूरे देश में ख़राब हो गया, और फिर वहाँ पे भुखमरी हुई और उससे लाखों लोग मरे और घरों से बेघर भी हो गए। तो इससे क्या सीख मिलती है कि गाइस कोई एक क्रॉप पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, या बाहर की क्रॉप को एकदम से इतना वो मत करो कि मतलब कोई क्रॉप जो ये आप बाहर से लेके आए हो अपने देश में, इंट्रोड्यूस हुई है पहली बार, उसको इतनी डिपेंडेंट मत हो जाओ कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे दूसरा, कि अगर एक खराबी आ गई तो आपके पूरी देश की क्रॉप खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या क्रिटिकल मैसेज दिया गया, इस ऑप्शन देखते हैं। फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरेन प्लांट इनटू अ कंट्री द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ दैट कंट्री शुड बी सूटेबल। कि भैया एक नए प्लांट को इंट्रोड्यूस करने के लिए उस देश की जो सॉइल है और क्लाइमेट है वो सूटेबल होना चाहिए, ठीक है, मान सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, आगे देखते हैं। एज अ स्टेपल फूड ऑफ अ कंट्री ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो कैन नॉट रिप्लेस सीरियल क्रॉप्स। ये जनरलाइज्ड बातें गलत होती हैं, इसके कोई फूड में किसी कंट्री की स्टेपल फूड पोटैटो नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात कर रहा है वो कि ओवर डिपेंडेंस की। सम ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस और प्लांट्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग अक्रॉस लार्ज एरियाज। के कुछ क्रॉप्स को रोका ही नहीं जा सकता, एक्सट्रीम ऑप्शन है, गलत है। एंड रिलाइंग ऑन अ होमोजेनस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल। यस, तो ऑप्शन ए और डी में थोड़ा आपको लग सकता था कि क्या चॉइस होनी चाहिए, ऑप्शन ए सी ठीक लग रहा था। लेकिन गई सॉइल और क्लाइमेट के हिसाब से वो पता तभी चलेगा ना आपको जब आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे। उस बाद पहले कैसे पता लग जाएगा कि भाई आप उस देश में सॉइल और क्लाइमेट कंडीशंस उसके सूटेबल है या नहीं है। तो सूटेबल धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, आपको एक होमोजेनस फूड पे, मतलब एक ही तरह की फूड पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पूरे देश में भुखमरी या महामारी आ सकती है, ठीक है। तो दैट इज द राइट मैसेज गिवन बाय द पैसेज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिलाइंग ऑन अ होमोजेनस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल। चलो गाइस, तो ये थे आज के आपके प्रैक्टिस पैसेजेस। अब मैं आपको आज का होमवर्क पैसेज देता हूँ, इसका आंसर मुझे आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर मैं आपको कल वाले सेशन में सुबह बताऊंगा, तो कल वाला सेशन भी ज़रूर देखना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। इसमें भी हमें एक इन्फ्रेंस ढूंढना था, मैं पैसेज पढ़ देता हूँ आपके लिए, आंसर आपको मुझे बताना है ऑप्शन में इस वीडियो के। बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग. Its decline has been a serious concern as credit growth is essential to revive investment. The problem's origins lie in the incomplete reforms of the last 25 years. An institutional change that should have followed in the 1991 reform should have been setting up of a resolution corporation for banks. In a market economy with booms and busts, banks should be allowed to set up and to fail. Today we cannot shut down banks because there is no proper system to shut them down. Weak loss making banks continue to need more capital. तो क्या इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है यहाँ से? मैं ऑप्शन है आपके, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट स्टार्टेड इन 1991 have not helped in improving the economy to expected levels. India lacks the institutional mechanism to deal with the failure of banks. Yeah, encouraging the foreign investments in our industrial sector is a good alternative to this sector's dependence on banks for credit. तो क्या सही आंसर बनता है इसका, वो आपको मुझे बताना है. व्हाट कैन बी द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पैसेज. तो ये थे गाइस आपके प्रैक्टिस पैसेजेस. आई होप आपको हमारा ये सेशंस अच्छे लगते होंगे. गाइस अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, यू कैन ज्वाइन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, और आप अगले 2 हफ्ते में भी इस कोर्स के लिए रेडी हो, मतलब इस एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हो. नाउ वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग इन विद इन 100 आवर्स एंड वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस एग्जाम. नाउ इसमें आपको क्या क्या मिलता है इस कोर्स में? सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड डे 1 पे अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे. सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज में, और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए. वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं जिसमें आप
अपनी फैकल्टी मेंबर्स से जो आप चाहो क्वेरी डिस्कस कर सकते हो लाइव 1-on-1। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन गो चेक आउट आवर कोर्सेज एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सेशंस का, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। द लिंक फॉर आवर टेलीग्राम चैनल हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एज वेल। और गाइज आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in। ये हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें अपना क्वेरी इस ईमेल आईडी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो गाइज, विशिंग यू ऑल द सक्सेस इन योर endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best. I'll see you again in tomorrow's session. We'll discuss more such passages. Till then guys, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.